बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का बेपनाह मोहब्बत के लिए। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अलग से मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं, यहाँ पर मौजूद हमारे मुंबई प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब, यहाँ पर मौजूद कैबिनेट मंत्री असलम शेख साहब, हमारे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमएम शेख साहब, मुंबई के अध्यक्ष हाजी बब्बू खान साहब, एमएलसी और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा साहब, पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, हमारे प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के अहमद खान साहब, और आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे भाईजान साहब, बड़ी तैयारी के साथ, और बड़ा उनका आज बोलने का अंदाज भी, उन्होंने शेर भी बड़ा खूबसूरत सुनाया। हाँ, सुरमा तो अक्सर वो जब दिल्ली आते हैं तब भी लगा के आते हैं, मैंने देखा है। डॉक्टर नदीम साहब, मुनफ हकीम साहब, जब्बार भाई अनीस कुरैशी साहब, लांबाजी नदीम मुजावर साहब, और सबसे अहम बात यह कि जो नीचे कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं बड़ी तादाद में, यहाँ सबसे ज्यादा उनको सलाम करता हूं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हमारा वजूद है। आप 2 फीट 3 फीट नीचे बैठे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि ऊपर बैठे हुए लोग ज्यादा अहम हैं। मेरा तो मानना यह है कि तराजू में 2 पलड़े होते हैं, नीचे वो पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। क्या बात है, क्या बात है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपकी वजह से हमारा वजूद है। आप यहाँ बैठे हैं तो इस कार्यक्रम की रौनक है। इस भीड़ में तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी कांग्रेस पार्टी के लिए। पिछले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 15 साल से पार्टी का झंडा अपने हाथों में उठा करके और जिम्मेदारियां अपने कांधों पे उठा करके पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ऐसे तमाम चेहरों को पूरे देश में जाके देख रहा हूं कि जो पिछले 25 साल से पार्टी का झंडा उठाए हैं, शायद उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिला, ये सच्चाई है। लेकिन आप यकीन करें, मैं पूरे देश में जाकर के लोगों के बीच में यह कह भी रहा हूं कि वही असली कांग्रेसी हैं, वही असली जिम्मेदार लोग हैं, वही असल बुनियाद का पत्थर हैं। हम अपनी मोहब्बत की दुहाई नहीं देते, हम नींव का पत्थर हैं, दिखाई नहीं देते। आप लोग नींव का पत्थर हैं और आपकी वजह से पार्टी का वजूद है। और मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग की हैसियत से यहाँ खड़ा होकर के आपसे यह कह रहा हूं कि अब तक ये विभाग कैसा चलता रहा है, न मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूं, न मैं उस पर तबसरा करना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि अब तक जैसे चलता रहा है वैसे नहीं चलेगा। अब चलेगा, आपसे चलेगा, आपकी सुनी जाएगी, आपकी बात का सम्मान किया जाएगा, आपकी इज्जत रखी जाएगी। मैं जब से पिछले 7 महीने के आसपास हो गए मुझे अपॉइंट हुए, और तब से मैं देश के ज्यादातर राज्यों में जा रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहा हूं, काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ करके राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं शायर हूं और मैं आने वाले दिनों को सोच लेता हूं, आने वाले दिनों की कल्पना कर लेता हूं। तो मैं आज से 4 साल पहले जब मुशायरों में पढ़ने के लिए शेर खड़ा होता था तो मुझे महसूस होता था कि 4 साल बाद का हिंदुस्तान बहुत खराब होने जा रहा है, और आज हालात वैसे ही हैं। तो यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों, जो आने वाला हिंदुस्तान है वो और खराब होने जा रहा है, इस बात का एहसास अपने दिल में बिठा के रखिए। सरकार के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। दिल्ली में जो बैठी है वो संविधान को नहीं मानते, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सरजमीन है।
ये वीर शिवाजी की सरजमीन है। मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के यकीन दिलाता हूं आपको कि जो मौजूदा सरकार है उसे संविधान से तकलीफ है। वो उस संविधान को पामाल करना चाहते हैं जो संविधान ये ताकत देता है कि जितना नरेंद्र मोदी जी के वोट की अहमियत है उतना ही नाना पटोले जी की भी वोट की अहमियत है। वो संविधान जो ये ताकत देता है कि जितना अमित शाह जी के वोट की अहमियत है उतना ही आरिफ नसीम खान के भी वोट की अहमियत है। ये संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था वो हमें ये ताकत देता है। जिस संविधान को लागू करके पंडित नेहरू जी ने, मौलाना आजाद साहब ने, महात्मा गांधी जी ने जिस हिंदुस्तान को बनाने का ख्वाब देखा था और जिसको बनाने के लिए अपना खून पसीना इस मुल्क की मिट्टी में मिलाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस हिंदुस्तान को बदलना चाहती है। कर्नाटका का एक कैबिनेट मिनिस्टर किसी कार्यक्रम में खड़ा होकर के कहता है कि हम तिरंगे झंडे को रिप्लेस कर देंगे, तिरंगा झंडा बदल देंगे, और पूरा देश चुप रह जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर ने यह बात कही। आप सोचिए कि मंसूबे कितने खतरनाक हैं। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में अब आपको यह परवाह भी छोड़नी पड़ेगी कि कहां सम्मान मिल रहा है, कहां इज्जत मिल रही है, क्योंकि यह लड़ाई तो आपको अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है। नाना भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं 1 महीने में सब ठीक कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने नाना पटोले साहब की वर्किंग स्टाइल देखी है और यह सच है कि वो सब कुछ नहीं, बहुत कुछ छोड़ करके आए हैं। एक बार एक जंगल में एक राजा गुजरा, अपनी सेना लेकर के कहीं जा रहा था। रात हो गई तो उसको रात्रि विश्राम करना पड़ा, रात रुकना पड़ा, कयाम करना पड़ा। तो जब वो सुबह उठा तो उसके कानों में किसी मंदिर से आरती की आवाज आई। तो वो जहां उसका खेमा था उस खेमे से ऊपर वो चढ़ता चला गया तो उसने देखा कि पहाड़ी पे एक बड़ा खूबसूरत मंदिर है और एक पुजारी बड़ी मधुर आवाज में आरती गा रहा है। राजा को बहुत अच्छा लगा, वो उस आरती में शामिल हुआ, उस मंदिर में बैठ गया तो उसे बड़ा सुकून मिला। जब आरती खत्म हुई, पुजारी ने उस राजा को आशीर्वाद दिया। बियाबान जंगल में इतना खूबसूरत मंदिर, इतनी अच्छी आरती। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ उससे और प्रभावित होकर के उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, आज इस मंदिर में मुझे बहुत श्रद्धा मेरी जागी है, लाओ यहाँ पे 5 सेर सोना दान करो। अब एक जंगल का मंदिर, अकेला पुजारी के तो कान खड़े हो गए और उसको वो एकदम हैरत में। राजा ने कहा, लाओ 5 सेर सोना दान करो। पुजारी ने राजा साहब की तरफ देखा, फिर हाथ जोड़ लिया और राजा साहब से कहा कि बहुत धन्यवाद कि आपको इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा और आपने 5 सेर सोना दान करने की बात की, लेकिन मैं उसी विनम्रता के साथ, उसी सादगी के साथ आपका ये दान लेने से मना करता हूं। तो राजा ने कहा, पागल हो गए हो, 5 सेर सोना दान कर रहा हूं, मेरे बाद ऐसा कोई राजा यहां से नहीं गुजरेगा जो इतना सोना दान करे। तो पुजारी के बात की जवाब को नाना पटोले का जवाब समझना। पुजारी ने कहा कि राजा साहब, हो सकता है कि आपके बाद यहां से कोई राजा गुजरे जो 5 सेर नहीं बल्कि 10 सेर सोना दान करे, लेकिन ये तय है कि मेरे बाद दूसरा कोई पुजारी नहीं आएगा जो इनकार करे, जो मना करता है। मुझे नाना पटोले इसलिए अच्छे लगते हैं कि इनमें जुर्रत इनकार है। वक्त के हाकिम के सामने इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठोकर मारता हूं तमाम शोहरत, तमाम दौलत, तमाम पद, मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ूंगा। और किसान कांग्रेस में रह करके जिस तरह इन्होंने किसानों के मुद्दे पे पूरे देश में आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, उसकी गूंज दिल्ली में है। और अभी परसों जिस दवाई का वो जिक्र कर रहे थे, हम लोग मिले थे अपने नेता के यहाँ, आकस्मिक मुलाकात थी, लेकिन जिस तरह से ये आपके मुद्दों को लेकर के, महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर के गाहे बेगाहे राहुल जी के यहाँ बैठ करके लड़ते हैं, आपकी बात रखते हैं, आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं, उससे कम से कम मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस का भविष्य बहुत खूबसूरत देख रहा हूं। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं 5 राज्यों के चुनाव में लगातार लगा रहा। कुछ राज्यों में तो नतीजे भी पता थे कि शायद कुछ बहुत कमाल नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा ताकि आने वाले दिनों में मैं लोगों से सर उठा के कह सकूं कि जब संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी तो
तो मैं अपने घर में नहीं बैठा था, मैं गलियों की खाक छान रहा था, मैं सड़कों पर था। मैं डटा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के रुका नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लगातार लड़ रहा हूं और 5 राज्यों के चुनाव के बाद नतीजे आए तो पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बिना संदेह एक मायूसी आई। लेकिन आप यकीन करें कि जिस दिन नतीजे आए उसके 2 दिन मैं भी बहुत मायूस रहा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मायूसी तो कुफ्र है, मायूस रहने से काम नहीं चलेगा। मैं इसलिए मुझे दुख ज्यादा था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने उत्तर प्रदेश में अकेले 67 रैलियां की थी, 67 रैली, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में, हर जगह मैं घूम घूम के रैलियां कर रहा था, मेहनत कर रहा था। मुझे लगता था कि अगर मेरे जाने से 10 वोट का भी फायदा हो सकता है तो मैं डोर टू डोर जाकर के लोगों के सामने दामन फैला के कह रहा था कि कांग्रेस को वोट करिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और जब 3 दिन मैं एकदम घर पे रंज में बैठा रहा और चौथे दिन मैंने अपने ऑफिस फोन किया, मैंने कहा कि ऑफिस खोलो, मैं ऑफिस आ रहा हूं। तो मेरे पीएस ने कहा कि सर बड़ा सन्नाटा है आईसीसी में, क्या करिएगा आकर के। मैंने कहा यार इसी सन्नाटे को तो तोड़ना है, इसीलिए आ रहा हूं। और मैं आके अगले दिन जब ऑफिस बैठा तो आप यकीन करें कि कम से कम 1000 आदमी पूरे दिन में मिलने के लिए आया। इससे मुझे महसूस हुआ कि कार्यकर्ता तो बेचारा इंतजार कर रहा है लड़ने के लिए, वो चाहता है कि उसका नेता आए, आगे बढ़े, खड़ा हो, लड़े। कार्यकर्ता तो अपना खून पसीना, अपना पैसा सब कुछ कुर्बान करके लड़ रहा है। तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं की कदर भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं, इज्जत भी करता हूं। और इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। मैं पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र और मुंबई आने की कोशिशों में लगा था, लेकिन हर बार ऐसा होता था, नसीब में ऐसा कुछ था कि कोविड की वजह से बार बार प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था, या ये होता था कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, कोविड प्रोटोकॉल इतना ज्यादा है कि कार्यक्रम अभी बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। अब इस बार आपके बीच में आया हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से लोग आज यहाँ आए हैं, पदाधिकारी यहाँ आए हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ आए हैं, प्रभारी यहाँ आए हैं। आज आप आ गए हैं, अगली बार आपको नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके यहाँ आऊंगा, या आपको आना पड़ेगा। औरंगाबाद में जल्दी मराठवाड़ा आएंगे, बाकी और इलाकों में भी नाना पटोले साहब से हम लोग आपस में बातचीत करके, ये डिस्कस करके, और जिन जिन जिलों में हमारी जरूरत है, आने वाले बीएमसी चुनाव में, जिला परिषद के जो चुनाव हैं, नगर परिषद के जो चुनाव हैं, पंचायत समिति के जो चुनाव हैं, मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। 5 राज्यों के नतीजे आए, नतीजे आने के 5 दिन बाद मुझे उड़ीसा से फोन आया कि सर हमारे यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हैं और बहुत डिमांड है, आपको आना पड़ेगा, आप आइए। मैं एक दिन तो बड़ा रंज था, तो मैंने सोचा कि सफर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये वक्त घर पे मायूस होकर के बैठने का नहीं है, मैदान में डटे रहने का है। मैं सीधे उड़ीसा गया, भुवनेश्वर उतरा, फिर वहां से 150 किलोमीटर बाई रोड गया, सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मिला। तो कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था, उन्होंने कहा पहली बार दिल्ली से कोई नेता हमारे दरमियान आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा। आप यकीन करें, इस जज्बे की जरूरत है। मैंने राहुल जी से भी कहा कि भैया मैं 24 घंटे राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूं, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं अपने लोगों के बीच में हर वक्त रहना चाहता हूं, जब उन्हें जरूरत हो, जब उन्हें लगे कि उनके नेता की जरूरत उनको है। यहाँ तमाम ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं, मेरी उम्र इतनी कम है कि मैं उनके बेटे के लिए बेटे की तरह हूं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए छोटे भाई की तरह हूं। मैं आपसे एक बात आपको यकीन दिलाता हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता है। मैंने इस सोच को बदला है। मैंने अपने आने के बाद सबसे पहले दिल्ली में जो कन्वेंशन किया वो जैन समाज का कन्वेंशन किया, जिसमें हमारे कोषाध्यक्ष पवन बंसल साहब आए, तो वो हैरत में थे कि जैन समाज के इतने लोग एक जगह इकट्ठे कैसे हो गए। मैंने जैन समाज का कन्वेंशन किया, मैंने फिर सिख भाइयों का कन्वेंशन किया। यहाँ मौजूद है एक साथी जो हमारे कन्वेंशन में गए थे। मैंने लोगों के बीच में बैठ करके बात की। नाना भाई, जब मैं सिख समाज का कन्वेंशन कर रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझसे कहा कि इमरान जी ये कार्यक्रम मत करिए। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, सिख समाज के लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हम जब भी बात करते हैं तो उनके कुछ दर्द है, वो दर्द निकल के सामने आते हैं और हम उसका जवाब नहीं दे पाते।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे बात करनी है। हम बात कर रहे थे तो जो सबसे बड़ा दर्द सामने आया वो ये था कि हमारे सामने 84 का दंगा है। मैं सबकी बातें सुनता रहा। जब मैं माइक पे आया तो मैंने कहा आपने उंगलियों पर 84 गिनाया, अगर हम उंगलियों पर गिनाने आए तो हमारी उंगलियां ही कम पड़ जाती हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम मुल्क बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और मेरे भाई, उस कन्वेंशन का इतना शानदार असर रहा कि आज पूरे देश में संगठनात्मक तौर पर हम लगातार विभाग को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने गुजरात जैसे प्रदेश में अपने विभाग का जो प्रभारी लगाया वो जैन समाज का लगाया। मैंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अपने विभाग का जो प्रभारी लगाया है वो सिख समाज का लगाया है। उत्तराखंड में सिख समाज का लगाया है। गोवा में मैंने जैन प्रभारी लगाया। मैं हर समाज के लोगों को आगे ला रहा हूं। मेरी कोशिश है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें सरदार भाई भी आते हैं, उसमें ईसाई भाई भी आते हैं, उसमें पारसी भाई भी आते हैं और उसमें बौद्ध भी आते हैं मेरे भाई, उसमें जैन भी आते हैं। 6 कम्युनिटीज से मिलकर के अल्पसंख्यक विभाग बनता है। तो मैं आपसे भी, यहाँ जो जिले के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे भी क्लियर एक बात कहता हूं कि अपने जिले में अपनी कमेटियों में सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना शुरू करिए, क्योंकि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। आपको मोहब्बत की राजनीति करनी है। मोहब्बत ही एक ताकत है जो नफरत को हरा सकती है। नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये शुरू करिए। तमाम ऐसे छोटे छोटे और संगठन आ गए हैं जो आपके बीच में सोशल मीडिया के जरिए जितना जहर आरएसएस आम हिंदू नौजवानों के दिमाग में भरता है, उतना ही कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो आम मुसलमानों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक तौर पर जो आपसे ये कहते हैं कि बताइए माइनॉरिटीज को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, जब वो आपसे कहें तो लड़ना शुरू करिए, मुंह मत छुपाइए। उन्हें बताइए कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले साहब को भी मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ए.के. एंटोनी साहब को, जो ईसाई समाज से आते हैं, उन्हें इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने तमाम समाज के लोगों को आगे ला करके, वो कांग्रेस ही है जिसने प्रदीप जैन आदित्य को इस देश का कैबिनेट मंत्री बनाया। मेरे भाई, वो कांग्रेस ही है जिसने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। तो मेरे भाई, बताने को बहुत कुछ है, गिनाने को बहुत कुछ है, इसलिए नजर मत चुराइए। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं और हर तरह की फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खुल के खड़े होइए, जवाब दीजिए और उनसे कहिए कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये जो छोटे छोटी शिकायतें हैं, जो छोटे छोटे मसले हैं, इन्हें किनारे रखिए। जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं भी अपनी नींदों की कुर्बानी दे रहा हूं, अपने चैन सुकून की कुर्बानी दे रहा हूं। मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारी मुशायरों की जिंदगी बहुत अच्छी थी, कहां सियासत में आके फंस गए हो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मैं जिन मुद्दों पर नज़्में पढ़ता हूं, जिन आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देता हूं, अब उन आंसुओं के हल निकालने की कोशिशों में लगा हूं। मैं तो बुनियादी काम कर रहा हूं। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अस्ल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, और जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और के सारे साथियों, हर पीसीसी आपके हक के लिए, आपको सम्मान देने के लिए तैयार भी है, और खासतौर से महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने आपसे वादा भी कर लिया है। मैं जब से आया हूं, एक बदलाव आपको महसूस हो रहा होगा कि पूरे देश में
अल्पसंख्यक विभाग विजिबल हुआ है, दिख रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह आप नजर आ रहे हैं। और इन 5 राज्यों के चुनाव में मैंने जो सबसे बड़ी टेक्निक अपनाई अपने विभाग को इज्जत दिलाने की, वो ये थी कि 5 राज्यों में मैं स्टार प्रचारक था, तो मेरे पास कंट्रोल रूम से जब भी कोई फोन आता था कि फला विधानसभा में आपके कार्यक्रम की डिमांड है, उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पे हम लड़ रहे थे, तो 400 की 400 सीटों पे इमरान प्रतापगढ़ी का प्रोग्राम चाहिए था। जब मेरे पास कंट्रोल रूम से फोन आए तो मैं बस एक बात कहता था कि आप मेरे जिला चेयरमैन से मुझे फोन कराएं, उसके बाद प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तो मैंने अपनी एक शर्त लगा रखी है कि सबसे पहले मेरे विभाग को इज्जत दीजिए, फिर मुझसे आप जो सेवा चाहते हैं, पार्टी के लिए जो खिदमत चाहते हैं, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मैं आपसे भी ये कह रहा हूं कि पूरे जोश खरोश के साथ जमीन पर उतरिए, लड़िए। डिजिटल मेंबरशिप का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, और मुझे खुशी है कि आज ही मेरी वेणुगोपाल जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यह कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई का जो अल्पसंख्यक विभाग है वो डिजिटल मेंबरशिप में शानदार काम कर रहा है, आप रिपोर्ट मंगवा करके देख लीजिए। बाकी राज्यों की भी हालत यही है। तो मैं आज आपसे यह कह रहा हूं कि आज जब लौट के जाइए तो और जोश के साथ डिजिटल मेंबरशिप करिए। देखिए, आपको कोई यूं ही नहीं मान लेगा, मनवाना पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मनवाना पड़ेगा। और सियासत में कैसे मनवाया जाता है इतना तो आपको शऊर होगा ही। इतने दिन से आप सियासत में हैं, अपनी ताकत बढ़ाइए, अपने विभाग की ताकत बढ़ाइए, अपने पीछे भीड़ खड़ी कीजिए, अपना बैनर उठाइए, अपना झंडा उठाइए, और अक़लियत के मुद्दों पर चुप मत रहिए। आइए, नेताओं के सामने भी अपनी बात रखिए, अल-ऐलान उनसे अपनी बात रखिए, क्योंकि आप इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं, और ये हक आपको इस देश का संविधान देता है, इस देश का कानून देता है, इस देश का लोकतंत्र देता है, और आपसे ये हक कोई छीन नहीं सकता है। मेरे भाई, इस देश में कांग्रेस ही है जो इस लड़ाई को लड़ सकती है। क्षेत्रीय पार्टियां संविधान बचाने की लड़ाई उस तरह से नहीं लड़ सकती। मैं तो पूरे देश में जाके कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टियां छोटे मोटे मुद्दे लड़ सकती हैं, लेकिन जब देश बचाने की लड़ाई आएगी तब सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के इसी झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस बड़ी लड़ाई में खड़े होइए। आज कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि बताइए कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अब राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कह देता कि मोदी जी जिस बटनगर स्टेशन पे आप चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, कांग्रेस ने ही किया है जो किया है। आपने पिछले 7 साल में बेचने के अलावा कुछ नहीं किया है। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, चारों गुजरात से हैं। अडानी अंबानी। तो मेरे भाई, देश को बिकने से बचाइए, देश को लुटने से बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए। कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक विभाग आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ खड़ा है। मैं यहाँ मौजूद मंच पर जितने भी मेहमान हैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पारंपरिक तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र के पारंपरिक स्वागत और सत्कार से आज नवाजा है, उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत